गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना लेसन नंबर फर्स्ट समझा था मैटर के बारे में, द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर के बारे में हमने सारी चीजें देख ली थी। अब अपना एक लास्ट टॉपिक चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और मैंने आप लोगों को कल कहा भी था कि अगर आप लोगों के दिमाग में कोई टॉपिक है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आज एक छोटा सा टॉपिक है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद में आप अपनी कंफ्यूजन, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, वो आप पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको से कॉपियां भी मंगवाऊंगा। 2 दिन का समय है, उसके बाद में आप लोग अपने फर्स्ट लेसन की जो कॉपीज है, जो स्टूडेंट दूर से बिलोंग करते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू, और जो पास में है वो 1 बाय 1 स्कूल आकर के कॉपी चेक करवा दीजिए। चलिए आगे अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट टॉपिक है, अपना जो टॉपिक एवोपरेशन वाला चल रहा था, एवोपरेशन हो गया था अपना। फिर अफेक्टिंग फैक्टर है एवोपरेशन, ठीक है। तो एवोपरेशन के अंदर मैंने आपको ये फैक्टर कौन कौन से फैक्टर करते हैं वो चीज आपको बता दी थी। सरफेस एरिया बिकॉज एवोपरेशन इज ए सरफेस प्रोसेस, ठीक है। ए सर्फेरिकल प्रोसेस, ठीक है। एक सरफेस टाइप की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर इसके टेम्परेचर, जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ evaporation, and humidity decrease the rate of evaporation, and speed of wind। ये चीजें मैंने कल आपको डिस्कस की थी। एंड नेचर ऑफ लिक्विड। फिर नेक्स्ट है एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। ये आपकी बुक में तो हल्का सा टॉपिक दिया हुआ है स्टूडेंट, लेकिन इसमें आपको डिटेल से करवा देता हूँ। एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। और नेक्स्ट और टॉपिक इज एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। evaporation causes cooling। देखिए स्टूडेंट्स, evaporation causes cooling, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बता देता हूँ। कल ऐसा ही एक टॉपिक मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको बताया था कि जिस सरफेस से एवोपोरेशन होता है, ये चीज दिमाग में बिठा दो कि जिस सरफेस से एवोपोरेशन होता है वो सरफेस कूल हो जाती है। ये ध्यान रखना, वो ठंडी हो जाएगी। एग्जाम्पल बहुत दिए थे मैंने। अपने कपड़े देख लो, जो चाहे गर्मियों के अंदर अगर अपन कपड़ों को भिगो देते हैं, फिर उसका एवोपोरेशन होता है, आप हाथ लगा के देखो कूल हो जाएंगे। अपने बॉडी के देख लो, नहाने के बाद में हमें कूलिंग फील होती है। किस कारण से? यही रीजन है एवोपोरेशन का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है pouring the acetone on our palm। कुछ एग्जांपल है pouring the acetone in our palm। अपनी हथेली में अगर हम थोड़ा सा एसीटोन लेते हैं तो हम क्या फील करते हैं? हम फील करते हैं कूलिंग फील करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई परफ्यूम वगैरह भी होते हैं जो बॉडी पर अगर हम उसको लगाए, टच कराए, तो हमें ठंडा फील कराते हैं। इसका रीजन क्या है? कि एसीटोन है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ठीक है। एसीटोन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज वेरी लो। तो जैसे ही इसको बॉडी पर लगाया जाता है, बॉडी के टच में आता है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, ठीक है। इसके बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में, कंपेयर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में ज्यादा होने के कारण जैसे ही हमारी बॉडी के टच में आता है
तो तुरंत प्रभाव से यह एवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की से एनर्जी लेगा, एनर्जी होते ही ये बॉयल हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी क्या लेके जाएगा साथ में, हमारी बॉडी की हीट को साथ ले जाएगा। और जब उस पोर्शन से हमारी बॉडी की जिस पोर्शन से हीट निकलती है तो वो पोर्शन कूल फील करता है, क्योंकि वहां से हीट निकल गई तो ठंडा फील करेगा, बाकी हिस्से की तुलना में वो हिस्सा हमें ठंडा महसूस होगा, कूल फील होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है sprinkling of water on open ground after hot sunny days। फिर नेक्स्ट है sprinkling of water on ground in hot sunny days। क्या मीन्स है इसका? ये एप्लीकेशन बता रहे हैं इसे कि बोलता है कि गर्मियों में देखो हम अपने फर्श पर छिड़काव करते हैं, ठीक है। गर्मियों में आप देखते हो कई लोग सुबह, कई बार सूरज छिपने के बाद में शाम के टाइम पर लोग बाहर, ज्यादातर गाँवों के अंदर मिट्टी के अंदर लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं पानी का। क्यों? कि बड़ी ठंडक महसूस होती है। गर्मियों में आपने देखा होगा आप हम लोग लगभग सभी करते हैं, अपने फर्श पर छिड़काव कर लेते हैं, या जिनका कच्चा मकान होता है, मिट्टी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम पर, इवनिंग टाइम पर वहां पर स्प्रिंकलिंग कर लेते हैं वाटर से, यानी छिड़काव कर लेते हैं, वहां बैठ के ठंडक महसूस होती है। क्यों? इट्स सेम, द सेम रीजन। क्यों? क्योंकि जब वाटर को वहां पर स्प्रिंकल किया जाता है, इट गेट द हीट, इट सक द हीट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, सक द हीट फ्रॉम द अर्थ। सर पायल का माइक ऑन है। कौन बोल रहा है? And suck the heat from the earth and get evaporate and this surface become cool। कि जब कोई जब वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, कहाँ पर इसका स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव कहाँ किया जाता है, ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर जब इसको छिड़काव किया जाता है तो उस कंडीशन में वह वाटर क्या करता है, उस ग्राउंड से हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और गेट द एवापोरेट, एवापोरेशन उसका हो जाता है, यानी भाप बनकर उड़ जाता है, और वो एरिया क्या हो जाता है, कूल, ठंडा हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन, we wear the cotton cloth in summer। important point है, we wear the cotton cloth in summer। We wear the cotton cloth in summer, यानी कि गर्मियों के अंदर हमें कॉटन की क्लॉथ पहनने चाहिए, या फिर ये पूछा जा सकता है दिस टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आज, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, देखो कि मेनली गर्मियों के अंदर लोग, सर्दियों में ये बेसिकली कॉटन के जो क्लॉथ है वो तो नहीं, ठीक है, लेकिन मनीष अपना वीडियो करो, वीडियो करो। हेलो, तेरा माइक बंद कर दे। मनीष अपना माइक बंद करो, वीडियो करो। हाँ, we wear the cotton cloth in the summer।
सीजन। तो देखिए समर यानी गर्मियों के अंदर कॉटन पहनते हैं, तो कॉटन पहनने पर क्या होगा कि जो हमारे स्वेट आते हैं, पसीने आते हैं, उसको यह कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। क्या कर लेता है, उसको सक कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो जब सोख लेगा यानी कि वहां से मॉइस्चरिटी हट गई, और वहां से फिर क्या होगा, उससे फिर वह जो मॉइस्चरिटी है वह एवोपरेट हो जाएगी, या फिर वह उस मॉइस्चरिटी के कारण वह कपड़े ठंडे महसूस होंगे। देखो आप गर्मियों में जब पसीना आता है, ठीक है, तो हम कपड़े गर्मियों में कॉटन के क्यों पहनते हैं, वो कॉटन के कपड़े उसको पसीने को सोख लेते हैं, सक कर लेते हैं, और सक करने के बाद में आप देखो कि वह सक होने के बाद में हल्की हल्की उसमें मॉइस्चरिटी रहती है, कपड़ों के अंदर नमी रहती है, और वो एनवायरनमेंट के टच में लगातार आते हैं, उसका एवोपोरेशन होता रहता है, और वो कपड़े ठंडे फील होते हैं, और फिर वही ठंडे हो जाते हैं, और वही ठंडक हमें फील होती है। यही कारण है कि इन समर सीजन वी शुड वियर द कॉटन क्लॉथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सर आपकी आवाज गूंज रही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीकर, ठीक है। तो जब किसी, आपने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस वाटर, कंटेनिंग आइस वाटर। तो फोर्थ जो है ये है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट on outer side of beaker containing ice water, containing ice water। क्या बोल रहा है ये कि जब किसी बीकर के अंदर आइस वाटर यानी बहुत ही चिल्ड वाटर डाला जाता है, तो उसके चारों तरफ क्या आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट। ये तो आप घरों में भी देखते हो कि जब आप किसी गिलास के अंदर, आपने देखा होगा पानी भरते हो फ्रीज का, ठंडा एकदम चिल वाटर बोलते हैं ना, चिल वाटर को अगर गिलास में, तो उसके चारों तरफ देखो आप बाहर की साइड में क्या आ जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ जाते हैं वाटर के, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, आपने देखा होगा जैसे कि गिलास ऑफ वाटर है, ठीक है, इस गिलास ऑफ वाटर के अंदर जैसे ही आपने चिल वाटर भरा, उसके चारों तरफ ऐसे क्या आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट आ जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन स्टूडेंट सीधा सा है कि जब, इसका रीजन है कि जब इसमें आइस वाटर डाला जाता है, तो यह ठंडक, जैसे कि इसमें पानी डाला, तो ये ठंडक कहाँ आई, बाहर तक। तो बाहर का एनवायरनमेंट की तुलना में काफी ठंडी हो जाती है, ठीक है। इस ग्लास की जो आउटर सरफेस है यह काफी चिल हो जाएगी, इसका टेम्परेचर काफी कूल हो जाएगा आउटर सरफेस की तुलना में। तो इस आउटर सरफेस के चारों तरफ के टच में जब मॉइस्चरिटी आती है, यानी कि हमारी एनवायरनमेंट में मॉइस्चरिटी भी तो होती है वाटर वगैरह, तो वो आती है, तो वह गैसियस स्टेज से इसमें बदल जाती है लिक्विड स्टेज। क्योंकि आपको पता है कि गैस को जब कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से गिलास के जब टच में आएगी मॉइस्चरिटी हमारे एनवायरनमेंट, जो कि वेपर के रूप में गैस के फॉर्म में होती है, तो वह किस फॉर्म में आ जाएगी, कूलिंग फॉर्म में, कूलिंग होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और इस प्रकार से उस ग्लास के चारों तरफ वाटर, छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर के टिनी ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, किसके चारों तरफ, इस ग्लास के चारों तरफ हो जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, लेसन भी कंप्लीट हो गया। एक चीज और पूछी जाती है, प्लाज्मा,
तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मा के बारे में कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपके दिया हुआ है। प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है? तो देखिए, प्लाज्मा इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ ए मैटर. We have generally discussed we have already discussed about the stage of the matter earlier, that three stage categorize the three stage of matter: solid, liquid and gas. But मैंने आपको ये भी बोला था कि इसके अंदर एक फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा, ठीक है, विच इज नॉट इन आवर कोर्स, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा ही दिया हुआ है। प्लाज्मा क्या होता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा, ठीक है ना, एक जेली लाइक होती है, ठीक है, थोड़ी सी गाढ़ी सी होती है। तो इसको कैसे बनाया जाता है? ठीक है, इसको बोस आइंस्टीन ने बनाया। इसने क्या किया कि जो कोई मैटर था उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया। तो जब हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट किया तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है हीट देंगे तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसको काइनेटिक एनर्जी मिली और कुछ इलेक्ट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि वो फ्री हो गए, ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होकर के एक फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में मूव करने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ पूछना भी नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर इन्हीं को पूछा जाएगा। प्लाज्मा वगैरह कम ही चांस होते हैं एग्जाम में पूछने के। अगर ज्यादा होता तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता, लेकिन इतना ही है आपके कोर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये टॉपिक इतने कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, बोलिए। हाँ स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट भी मेरे पास क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि जो क्वेश्चन उनको पूछ रहे थे, शायद हो सकता है उन्होंने घर पर कल क्लास लेने के बाद में पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चन उनको नहीं आए, तो उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं आप ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड कि जो आपको नहीं आ रहा हो, उसको अगर डिस्कस करना चाहो तो आप डिस्कस कर सकते हो। बोलिए स्टूडेंट्स, हाँ बोलिए भाई। ऑनलाइन कुछ पूछना है? तो चलिए अपन कर लेते हैं डिस्कस। कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे, तो देखिए, ट्राई इन योर सेल्फ, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एवोपरेशन, तो एवोपरेशन में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ में, छोटे छोटे, या टेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना बीच की, उनमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन पूछे किसी ने कि व्हाई डज ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे, कि कोई डिजर्ट कूलर जब अपन इन गर्मियों में चलाते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सीधा सा रीजन क्या है कि जब वो कूलर चलता है तो आपको पता है उसको पीछे से हवा खींचता है, उसके पीछे क्या चलती है उसके पीछे पानी चलता रहता है। तो उस पानी से होते हुए जब वह हवा को अंदर लेता है तो ठंडी हवा आएगी, और जो वो फिर फेंकेगा हवा को पास करेगा, वो भी कैसी करेगा? ठंडी करेगा, पहला रीजन। दूसरा, हवा जब हमारे बॉडी के टच होगी, ठीक है, जब वो एयर हमारे बॉडी के टच होगी तो आपको पता है विंड की स्पीड ज्यादा होती है, और विंड की स्पीड ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट्स क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? विंड की स्पीड ज्यादा होती है, और विंड की स्पीड ज्यादा होने से हमारी बॉडी का एवोपरेशन होगा। तो एवोपरेशन होगा तो हमारी बॉडी को क्या फील होगा? कूलनेस फील होगी। और ऑलरेडी कूलर ठंडी एयर फेंक रहा है, और दूसरा हमारा एवोपरेशन भी हो रहा है, इसलिए हमें पंखे की तुलना में, फैन की तुलना में ज्यादा कूलनेस फील होती है, ठीक है, कूलर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि हाउ डज द वाटर कैप इन अर्थन कोट बिकम्स कूल ड्यूरिंग द समर डेज, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने पूछा है उसने नाम तो नहीं लिखा अपना, अगर आप पूछते हो तो अपना नाम भी स्टूडेंट लिख दिया करो। तो देखिए ये क्या बोलता है। चलिए, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे, और जिसने भी पूछा है इसका मतलब आप घर पर पढ़ रहे हो,
तो ये क्या बोल रहा है, इसको हिंदी में बता देता हूँ कि एक वाटर अर्थन होता है, एक मटका होता है, मटके के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा क्यों होता है, ये सबको पता है स्टूडेंट कि ये जैसे मटका है, बोट है, इस तरीके से, देखिए ये एक पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर आप मटके में पानी रखते हो वो ठंडा हो जाता है, क्यों? तो स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या है? वाटर अर्थन इज मेड ऑफ ए सोयल, यू आल्सो नो, ठीक है, कि ये सोयल का बना होता है और मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो डस्ट सोयल होती है, सोयल के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस होने के कारण इस प्रकार से जब ये बना होता है तो इसके अंदर बहुत ही टीनी, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मटका जो होता है ना, मटका वाटर अर्थन, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, क्लियर। अब आगे देखो, फिर जब इसमें आप पानी डालोगे तो यह पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उन पोर्स के द्वारा, पोर्स यानी छेद, छिद्र, उसके द्वारा सरफेस पर आता रहता है, और सरफेस किसके टच में रहता है? एनवायरमेंट के, तो उसका एवोपोरेशन लगातार होता रहता है। तो जब यहाँ से वाटर अंदर से बाहर लगातार थोड़ा थोड़ा आता रहता है, इसका एवोपोरेशन होता रहता है, तो जो ये मटका होता है इसकी सरफेस कूल हो जाती है। आप देखो मटके में पानी डालने के बाद में कुछ समय बाद में 2-3 घंटे 4 घंटे बाद में देखो आप उसकी सरफेस ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि उसका एवोपोरेशन लगातार होता रहता है, और एवोपोरेशन जब इसका होता रहेगा तो इसकी सरफेस कूल हो जाएगी और इसके अंदर रखा पानी भी धीरे धीरे कूल यानी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, why does our palm feel cool when we put some acetone? ये तो बताइए दिया था, एसीटोन एंड पेट्रोल, ठीक है। हमारी पाम कूलनेस क्यों फील करती है जब उस पर थोड़ा एसीटोन या पेट्रोल लगाया जाता है? ये बता दिया था, क्योंकि एसीटोन और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो जब उसको हाथों पर टच कराया जाता है पाम पर, तो वह अपनी बॉडी की हीट लेकर के क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, और हमारे उस एरिया के ऊपर हमें कूलनेस फील होती है। नेक्स्ट देखिए, why are we able to sip coffee or milk fast from the super rather than cup? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, किसमें पीते हैं? कप में पीते हैं। ये सबको पता है स्टूडेंट्स, सबके घर में कप है, हम कप में टी पीते हैं, या टी, कॉफी, मिल्क एटसेट्रा कुछ भी आप पीते हो। लेकिन कई बार हम जल्दी में रहते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, उस टी या कप को, उस टी को हम क्या करते हैं, एक प्लेट में डाल देते हैं, ठीक है ना। ये तो है कप, ये है प्लेट, इस प्लेट में डाल करके पीते हैं, हम इजीली पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज ए सरफेस प्रोसेस। I have already discussed in this class that evaporation is a surface process. Due to increase the surface, then it also increase the rate of evaporation. तो जब आप इसको इसमें डालोगे, इसका सरफेस ज्यादा है, तो इस हॉट टी का, हॉट टी, मिल्क, कॉफी एक्सेट्रा एनी अदर एल्स, इनका एवोपरेशन इंक्रीज होगा, एवोपरेशन इंक्रीज होगा तो जल्दी ये ठंडी हो जाएगी और हम इसको इजीली पी सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन द समर। कौन से क्लॉथ पहनने चाहिए? कॉटन क्लॉथ, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ वी शुड ऑलवेज वियर इन द समर डेज। व्हाट इज द रीजन? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इसका जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। तो क्लॉथ हमें क्यों पहनने चाहिए इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी थी, कि नायलॉन के, टेरिलिन की क्यों नहीं पहनना चाहिए, हमें कॉटन की क्यों पहनने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस का जब अपना टॉपिक चल रहा था इस टाइम, तो आप अपना सॉलिड वाला टॉपिक निकालो, सॉलिड वाला जो कोर्स मैंने करवाया था उसमें वो आप टॉपिक निकालिए स्टूडेंट।
इसमें कुछ ऐसा बताया है कि कंफ्यूजन वाला वाली चीज बताई है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप लोग ये कहते हो कि सर ट्यूशन हार्ड देते हैं, ठीक है, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे जो पांडे सर है वो ट्यूशन पेपर हार्ड बनाते हैं, लेकिन हार्ड नहीं है स्टूडेंट, ट्यूशन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, ठीक है, और आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत हो, किसी चीज को समझो। साइंस है तो एक लॉजिक है, ये वो चीज है जो हम जनरली डेली देखते हैं। अभी मैंने वाटर अर्थन के बारे में, मटके के बारे में बताया, कैसे क्या होता है, तो सबको पता है मटके में पानी ठंडा होता है, उसके हाथ लगाओगे कूलनेस आएगी। तो ऐसी कोई भी चीज जो मैंने नहीं बताई, जो आपकी देखी नहीं है, ठीक है, साइंस में वो चीज आती है जो हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं। अब देखो, इसने बोला है कि जो मैंने सॉलिड स्टेट करवाई थी, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट करवाई थी, तो इसमें मैंने पॉइंट लिख पाया था कि सॉलिड का क्या है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। इसकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है। ये चीज मैंने आपको करवाई थी। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि शुगर इज ए सॉलिड, ठीक है, तो इसकी शेप डेफिनेट कैसे नहीं होती है, कि शुगर को अगर आपकी डेफिनेट शेप का मतलब है इसकी शेप चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर आप शुगर को गिलास में डालोगे तो गिलास जैसी शेप ले आएगा, पोट में अदर में डालोगे तो उस जैसे ले आएगा, प्लेट में डालोगे तो प्लेट, यानी जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन जैसी शेप ले आएगा, ठीक है। तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, फिर भी वो सॉलिड है, क्यों, ठीक है, फिर भी वो सॉलिड है, क्यों, तो इसका रीजन यही होगा, ठीक है। ऐसा तो इस हिसाब से तो भैया शुगर को सॉलिड नहीं होना चाहिए, लेकिन शुगर सॉलिड है, तो इसका आंसर क्या होगा कि शुगर के जो होती है वो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, तो उसके क्रिस्टल की शेप तो डेफिनेटली होती है। तो शुगर छोटे छोटे हल्के हल्के क्रिस्टल से मिलकर बनी होती है, ऐसी ये देखो, ये छोटे छोटे क्रिस्टल। तो जब आप इसको किसी पॉट में, बर्तन में डालोगे तो यह क्या करेगा, उस बर्तन जैसी शेप ले लेगा स्टूडेंट, ठीक है ना, कैसी शेप ले लेगा, उस पॉट जैसी शेप ले लेगा, लेकिन क्रिस्टल की शेप तो वैसी रही ना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने बताया था, फिर एक बताया था कि उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। तो जब सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा, तो रबड़ बैंड, ये पूछ दिया कि रबड़ बैंड को जब हम खींचते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, छोड़, ठीक है, तो फिर वो सॉलिड कैसे है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, indefinite वॉल्यूम, तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड एक पर्टिकुलर स्पेस करता है, लेकिन रबड़ बैंड है उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, गलत बात। जैसे ही आप रबड़ बैंड को खींचोगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन छोड़ने के बाद में वापस उसी वॉल्यूम पर वह आ जाएगा, तो डेफिनेट हुआ ना। आप खींच रखो, चाहे उसको 2 दिन तक खींच रखो, छोड़ने के बाद में तो वही वॉल्यूम आया ना, तो यानी सॉलिड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर एक और था, हाँ, कंप्रेशन, ठीक है, फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है कि किसी पार्टिकल्स पर फोर्स को अप्लाई करके, फोर्स को अप्लाई करके उसके पार्टिकल्स को पास पास लाना। देखो मैंने बताया ना, प्रेशर अप्लाई करके गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, है ना, तो सॉलिड को पास नहीं लाया जा सकता, यानी कंप्रेशन क्या होता है, सॉलिड का नेग्लिजिबल होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन फिर जो स्पंज होता है उसको, बात तो सही है, फिर स्पंज क्या है, सॉलिड ही तो होता है, उसका शेप साइज जो होता है डेफिनेट होता है, तो उसको कैसे दबा सकते हैं, तो इसका रीजन यही होगा कि जो स्पंज होता है, स्पंज के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, और पोर्स पाए जाने के कारण जब उसको दबाया जाता है तो वह इजीली दब जाता है, लेकिन छोड़ने पर वापस उसी शेप में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके क्वेश्चन आंसर भी लगभग हो गए हैं। लास्ट के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड और
सेल्सियस मैंने आप लोगों को बता दिया है, इनको आप कन्वर्ट करके देखना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना। तो पहला है 293, ठीक है, केल्विन और 470 केल्विन, यानी कि इनको डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करोगे, केल्विन बराबर जब आप केल्विन निकालना है तो क्या करोगे, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड को आप 273 में ऐड कर दो तो केल्विन आ जाएगा। और जब आप डिग्री सेंटीग्रेड काउंट करते हो तो 273 माइनस केल्विन, तो आप क्या करोगे, केल्विन माइनस 273। तो जब आप डिग्री सेंटीग्रेड काउंट करते हो तो केल्विन में से 273 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए, ये पूछ रहा है गिव द रीजन नेपथलीन वाज disappear with the time without leaving any solid, कि नेपथलीन की जो बॉल्स होती है ना, नेपथलीन की, वह कुछ समय बाद में इसको खुला छोड़ने पर डिसअपीयर क्यों हो जाती है। तो देखिए इसका रीजन यही होगा कि नेपथलीन इज ए सब्लिमेटेड सब्सटेंस, व्हेन कीप ओपन इन द एयर it get the heat from the environment and convert solid to gas, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है we can get the smell or perfume sitting several minutes, ये बताया हुआ है कि जब परफ्यूम है तो कोई लगाता है तो कई मीटर दूर तक इसकी स्मेल आती है, क्यों, इट इज द फिनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन में मैंने बताया था, पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें भी यही होता है कि जब कोई परफ्यूम लगाता है तो उसके पार्टिकल्स भी डिफ्यूजन के दौरान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, arrange the following substance increasing the order of force of attraction, water, sugar और ऑक्सीजन। यह है वाटर, सुगर एंड ऑक्सीजन, इसको इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे ज्यादा देखिए जो सॉलिड होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड का कम, तो सबसे ज्यादा सुगर, तो इसका आंसर हो जाएगा सुगर। फिर उसके बाद में वाटर और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25, 0 एंड 100। तो देखिए वाटर की जो फिजिकल स्टेट पूछी है 25 डिग्री, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री तो आपको पता है 25 पर क्या होता है, वाटर लिक्विड, इस पर क्या होता है सॉलिड, और इस पर क्या होता है वेपर या गैस के रूप में होता है। फिर उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, गिव द रिजल्ट वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो क्यों, क्योंकि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज वेरी लो, देन इट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। ओके, फिर उसके बाद में ये बोल रहा है आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, बट द आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। तो इसमें आप क्या लिख दोगे कि the melting point of iron is very high, so it remain in solid state in the room temperature। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर 2000 तो नहीं, 1000 के करीब मान लो डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, तो इसलिए वह सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वह मेल्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद में why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling the water
फिर उसके बाद में देखिए व्हाट प्रोड्यूस मोर CO2 बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई एग्जामों में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि जब हम एक तो गर्म वेपर होती है उसको हाथ पर लगाए और स्टीम को के हाथ लगाए और एक हॉट वाटर के हाथ लगाए, ज्यादा बर्न किस में होगा? स्टीम में होगा। क्यों? क्योंकि वाटर की स्टीम कब बनती है? जब उसका टेम्परेचर मोर देन 100 होता है। तो 100 से ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वह स्टीम होती है, इसलिए वो ज्यादा जलाएगी। और बॉइलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर 100 से बिलो होता है इसलिए वो कम जलाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, आपके एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आपको करना है, ठीक है। इस टेबल के अपने पास टाइम की भी कमी है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आपको इसके पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या लिखने हैं ABCD में। तो आप इसके ABCD वाले पॉइंट में क्या क्या लिखोगे वो मैं फटाफट लिखवा देता हूँ। वो आप लिख लेना कैसे, तो अगर कैसे पढ़ लिया आपने अच्छी तरह तो आप खुद भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए से बी लिक्विड बन रहा है तो क्या आएगा, मेल्टिंग, ठीक है ना। ए से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो इसका फ्यूजन आएगा, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या आएगा, मेल्टिंग। तो ए में क्या आएगा, फ्यूजन और मेल्टिंग, मेल्टिंग, ओके। बी में स्टूडेंट लिख लेना, बी में देखिए क्या आएगा, बी का जो पॉइंट है इसमें आएगा वेपोराइजेशन, बी में आएगा वेपोराइजेशन,